जो बीसीसी कोष्टिका है उसके अंदर भुजा ए ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है, कार्य विकिरण सॉल्व करना है। तो इसके लिए अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूब कोष्टिका बना लेते हैं। जिसके अंदर मैंने एक सेंटर वाला परमाणु दिखाया है और दो कॉर्नर वाले कण दिखाए हैं। तो इनमें बच्चों इसकी लिए देखिए, अगर मैं ये वाली भुजा मेरे को ज्ञात करनी है तो इस भुजा के साथ अगर मैं लिंक्ड दूसरी भुजाओं की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास देखिए ये भुजा अपने को ज्ञात करनी है, इसके साथ अपने पास ये भुजा आ रही है। कुल मिलाकर इस प्रकार से ये संरचना अपने पास बाहर आ गई। ये वाली भुजा आपको सोल्व करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं जिसे निकालने के लिए आपको एक भुजा और चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसे यहां एक भुजा और बनाएंगे, मतलब यहां एक फलक विकिरण निकालेंगे। तो एक फलक विकिरण निकाल लेंगे। तो देखिए इस फलक विकिरण की अगर मैं बात करूं तो यहां इसके साथ ये दो भुजाएं कनेक्ट है, तो इन दो भुजाओं की सहायता से अपन इसे निकाल लेंगे। और जब ये फलक विकिरण हल हो जाएगा तो अपने पास ये वाली भुजा और ये वाली ये दोनों भुजाएं आ जाएंगी। तो दोबारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अपन ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यही इसमें सबसे मेन बात है कि आप इस भुजा को हल कैसे करोगे। क्लियर। तो यहां देखिए बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 100/1। अब भुजा ए ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है, इसको एक अपन नाम दे देंगे। जैसे अपन ने नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो अपने को एडी सोल्व करना है, लेकिन एडी निकलेगा कब, जब आपके पास देखो सीडी की वैल्यू अपने पास है लेकिन ये एसी नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे, फलक विकिरण एसी ज्ञात करेंगे। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि बीसीसी कोष्टिका में भुजा ए ज्ञात करने के लिए फलक विकिरण एसी की सहायता से कार्य विकिरण एडी ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो एसी अपन निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं कि एसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब बच्चों ए बी और बीसी क्या है, भुजा ए से दिखा रहे हैं अपन इसे, तो अपन इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 2a स्क्वायर या ए, चलो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं अपन। तो देखिए बच्चों एसी ये भुजा जो है ये अपनी क्या आ गई, 2a स्क्वायर आ गई, यानी ये वाली भुजा ए है। अब अपन इसे निकाल सकते हैं एडी को। ठीक है। तो अब एडी बराबर क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, या एसी स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो एसी का मान कितना है, 2a स्क्वायर है। तो अपन यहां लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और सीडी की वैल्यू कितनी हो गई, a। तो अपन यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर, या इसे अपन लिख सकते हैं a अंडर रूट 3। अब देखिए बच्चों एडी जो है ये 4r के बराबर भी है, एक आर ये, दो ये, एक ये, तो 1 2 3 और 4। और एडी बराबर अपने पास a अंडर रूट 3 भी आ गया है। ए की वैल्यू अपने को सोल्व करनी है, तो अपन लिख सकते हैं कि a अंडर रूट 3 बराबर 4r और a बराबर आ जाएगा 4r बटे अंडर रूट 3। क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, a का मान
इस फॉर्मूले में रख देंगे ले जाके, तो अपने पास संकुलन क्षमता बराबर आ जाएगा 2 × 4/3। पाई की वैल्यू में पुटअप कर देता हूं यहां 22/7 गुणा r³ गुणा 100। नीचे बेटा a³ लिखना है, तो a की वैल्यू क्या है 4r√3 है, तो मैं सही बात वैसे लिख देता हूं 4r√3⁵। अब देखिए बच्चों 2 × 4 × 22 गुणा r³ गुणा 100 गुणा √3 है, ये ऊपर लिखा जा सकता है, और √3³ का मतलब क्या हुआ 3√3 हुआ, और नीचे अपने पास हो गया 3 × 7 × 4r³, तो क्या आ जाएगा 64r³। अब यहां सोल्व कर सकते हो, 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 1 16, 8 4 11, तो अपने पास आ जाएगा 1100, 11 × 100 1100। √3 का मान आ जाएगा 1 और 7 3 2, और बटे आ जाएगा 7 चौके 28, ये लगभग आएगा आपका 78%। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इन कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप इन तीनों कोष्टिकाओं की संकुलन क्षमता ध्यान से ज्ञात कीजिए, अच्छे से समझिए। किसी प्रकार की कोई समस्या डाउट या प्रॉब्लम आपके रहती है तो आप उसे आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं हटा देता हूं इनको। मेरे ख्याल से आपका ये लगभग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो अपन ले सकते हैं एकक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों एकक कोशिका का घनत्व अपन यहां सोल्व कर लेंगे। का घनत्व, तो घनत्व किसे कहते हैं ये तो अपन अच्छे से जानते होंगे शायद, क्योंकि काफी छोटी क्लासों में अपन ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ के निश्चित आयतन में उपस्थित उसका जो द्रव्यमान है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो यहां अपन किसके घनत्व की बात कर रहे हैं, एकक कोशिका के। तो क्या परिभाषा बना दोगे, बिल्कुल आसानी से बना सकते हो ना। क्या लिख सकते हैं अपन बेटा कि एकक कोशिका के निश्चित आयतन में उपस्थित एकक कोशिका के द्रव्यमान को, या एकक कोशिका यहां से आप शब्द हटा भी सकते हो क्योंकि ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इनको व्यवस्थित कर सकते हो। मोस्टली अपने को बताना क्या है कि यूनिट सेल के निश्चित आयतन में उसका द्रव्यमान कितना है, उसी को अपन यूनिट सेल का घनत्व या उसकी डेंसिटी कहते हैं। तो वापस सुन लीजिए बेटा, क्या परिभाषा बनाएंगे अपन, एकक कोशिका के निश्चित आयतन में उपस्थित उसके द्रव्यमान को कोशिका का घनत्व कहते हैं। क्लियर? तो घनत्व निकालने के लिए अपन यहां फॉर्मूला बना सकते हैं D अपॉन, या एक बार मैं वैसे लिख देता हूं, घनत्व बराबर कोशिका का द्रव्यमान बटे कोशिका का आयतन। अगर मैं घनत्व को D से व्यक्त करूं, द्रव्यमान को W से व्यक्त करूं और आयतन को V से व्यक्त करूं, तो अपने पास फॉर्मूला तैयार हो जाता है D बराबर W अपॉन V।
इसको मैं यहां 1 नंबर दे देता हूं। तो ये तो हो गया जनरल मतलब नॉर्मली फॉर्मूला जो अपन घनत्व के लिए यूज करते हैं। यहां देखिए बच्चों, इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो एक टाइप आपके पास इस घनत्व वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक ठोसों में जो अपूर्णताएं कमियां हैं जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और एक वो फॉर्मूले वगैरह बनाने वाला नॉर्मल सा वैसा टाइप, तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आप इसके हल कर सकते हो। तो बच्चों नॉर्मली घनत्व के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला बनता है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे उस पदार्थ का आयतन जो उसी को अपन उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो यहां अपन अगर बात करें कि सरल घनीय या कोई भी कोष्टिका जो है, घनीय कोष्टिका के अंदर सारी भुजाएं बराबर होती है और उसका जो आयतन है उसे अपन किस रूप में निकालते हैं, भुजा की क्यूब के बेस पर निकालते हैं। तो अपन यहां ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि यदि कोष्टिका के आयतन को ए क्यूब द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा कोष्टिका का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान अपन किसे मान सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकली सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मान लो कि अगर मैं ये कहूं कि एक यूनिट सेल के अंदर या एक एकक कोष्टिका के अंदर 4 अवयवी कण और एक अवयवी कण का द्रव्यमान 2 ग्राम है, तो कोष्टिका का द्रव्यमान कितना आएगा, 4 × 2 8 ग्राम। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोष्टिका का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, एक अवयवी कण के द्रव्यमान और उस कोष्टिका में उपस्थित कुल अवयवी कणों की संख्या का गुणनफल। ठीक है ना, क्योंकि जो मूल कण है जिसे अपन यहां अवयवी कण के रूप में परमाणु अणु जो भी अपन ले रहे हैं, जैसे परमाणु अपन ने ले रखा है, तो सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो सिमिलर होगा, सेम होगा। तो देखिए बच्चों अपन यहां बता सकते हैं तथा कोष्टिका का द्रव्यमान कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या जिसको अपन यहां Z से प्रदर्शित करते हैं, और प्रत्येक अवयवी कण के द्रव्यमान जिसको यहां मैं स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहा हूं, अवयवी कण के द्रव्यमान का गुणनफल होता है तो कोष्टिका के घनत्व को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों किस रूप में दिखा सकते हैं अपन, घनत्व बराबर द्रव्यमान किसके बराबर हो गया, एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m, कुल अवयवी कणों की संख्या Z, यानी इन दोनों का गुणनफल हो गया। तो अपन यहां लिख सकते हैं Z × m बटे वॉल्यूम
और वॉल्यूम को अपन ने यहाँ किससे व्यक्त किया है, भुजा की। क्यों? क्योंकि घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला ये है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं A3। और यहां अगर आप डिक्लेयर करना चाहो तो आप यहां लिख सकते हो कि W बराबर क्या है, Z इंटू M है और V बराबर A2। बाकी अपन ने ये चीज ऊपर लिख रखी है, तो यहाँ इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और ये अगर पॉइंट आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये चीज यहाँ क्लियर कर सकते हो। क्लियर? तो इस प्रकार देखिए बच्चों, आपके पास डेंसिटी या घनत्व का फॉर्मूला क्या बनता है, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या और एक अवयवी कण के द्रव्यमान का गुणनफल बटे कोशिका का आयतन। इस फॉर्मूले से आप कोशिका का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अगर यदि आपको मोलर द्रव्यमान दिया जाए, क्या दिया जाए, मोलर द्रव्यमान, तो बच्चों मोलर द्रव्यमान होता क्या है कि किसी भी पदार्थ के या एक मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान है, एक मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान है उससे अपन क्या कहते हैं, उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और अवगाद्रो के अकॉर्डिंग एक मोल के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 6.02 गुणा 10 की पावर 23। और इसको अपन बेटा यहां प्रदर्शित करते हैं NA से, या इसे N0 द्वारा भी दर्शाया जाता है, लेकिन यहां अपन यहां किससे व्यक्त करेंगे, NA द्वारा, जिसकी वैल्यू कितनी मान रहे हैं अपन यहां 6.02 गुणा 10 की पावर 23। क्लियर? तो देखिए अपन यहां ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि कैपिटल N किसको दिखा रहा हूं मैं, मोलर द्रव्यमान को। अगर अपन यहां लिखना चाहे तो लिख के भी बता सकते हैं कि एक मोल कणों के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, इसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आप यहां लिख भी सकते हैं। तो बच्चों M यानी मोलर द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर है, एक कण का द्रव्यमान गुणा अवगाद्रो संख्या। यही तो हुआ ना, क्योंकि मोलर द्रव्यमान की क्या डेफिनेशन दी अपन ने, एक मोल के अंदर कितने कण, अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को या कणों के द्रव्यमान को क्या कह रहे हैं अपन, मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं। तो एक कण का द्रव्यमान अपन ने क्या मान रखा है, स्मॉल m मान रखा है। और एक मोल में कितने कण, ये वाले कण, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू Na। और बच्चों यदि मैं m की वैल्यू, सॉरी, एक कण का जो द्रव्यमान है स्मॉल m जो है, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M बटे Na। अब क्या कर सकते हैं अपन, समीकरण 3 से एक कण के द्रव्यमान या स्मॉल m का मान समीकरण 2 में अगर मैं रखता हूं तो अपन यहां डाल सकते हैं, समीकरण 3 से m का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों अपने पास क्या समीकरण बन जाएगा, D बराबर Z, m की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल M AQ और Na। तो ये हो गया आपका एकक कोशिका का घनत्व। तो यहां देखिए बच्चों, अगर आपको मोलर द्रव्यमान, Z क्या हो गया, अवयवी कणों की संख्या, ये भुजा हो गई, ये अवगाद्रो संख्या फिक्स हो गई और ये घनत्व हो गया। तो इस फॉर्मूले की सहायता से ये वाला मान फिक्स है, तो ये तो अपने को वैसे याद रख लेना है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान किसी तत्व के लिए या किसी पदार्थ के लिए आपको दिया जाता है,
जेड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, घनत्व पूछा जा सकता है, तो आप इस फॉर्मूले से हल कर सकते हो। तो यहां से आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कई तरीके के, अगर मैं बात करूं, घनत्व ज्ञात करना हो, आवश्यक मान अपने को मिल जाएंगे, तो इस फॉर्मूले में रख लेंगे अपन। यदि भुजा निकालनी हो तो इसी फॉर्मूले से अपन भुजा सॉल्व कर सकते हैं, भुजा को बाहर निकालेंगे, घनत्व अंदर आ जाएगा। तो एक टाइप क्वेश्चन में आपसे घनत्व पूछा जाएगा, दूसरे टाइप क्वेश्चन में आपसे भुजा पूछी जाएगी, तीसरे टाइप क्वेश्चन में आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा जा सकता है, और चौथे टाइप क्वेश्चन में आपसे एकक कोष्ठिका की प्रकृति भी पूछी जा सकती है, और उसमें अवयवी कणों की संख्या भी पूछी जा सकती है। प्रकृति के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपको ये बाकी वाली वैल्यू दे दी जाएगी, ये जेड की वैल्यू नहीं देंगे, और आपसे ट्यूशन के एंड में पूछ लेंगे भाई ये किस टाइप की एकक कोष्ठिका या किस टाइप का जालक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू अगर अपने पास 2 आती है, तो इसका मतलब अपना यूनिट सेल किस टाइप का हो गया, या तो बीसीसी होगा या ईसीसी होगा, अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित प्रकार। अगर अपना जेड की वैल्यू 4 आ जाती है, तो अपनी कोष्ठिका किस टाइप की होगी, एफसीसी होगी या सीसीपी होगी। और यदि अपनी वैल्यू 1 आ जाती है जेड, तो अपनी कोष्ठिका किस टाइप की हो जाएगी, सरल कोष्ठिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, जिनके बेस पर और इससे ये 5वां टाइप क्वेश्चन, एक परमाणु का द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन 2 फॉर्मूले का उपयोग करके आपसे 5 तरीके के क्वेश्चन, प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, जिनको आप इनकी सहायता से हल कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है आपके, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और आप उसके बारे में मेरे से पूछिए। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन, या इसके आगे की अगर अपन बात करें, तो अपने पास टॉपिक आता है ठोसों में अपूर्णताएं, कमियां भी बोल सकते हो, दोष बोल सकते हो, ये वाला। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है तो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं आपको पहले से। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। तो बच्चों, ये ठोसों में अपूर्णताएं या दोष जो है, ये एक्चुअल में है क्या, तो इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी अपन ने स्टार्ट में 2 टाइप के क्रिस्टल पढ़े थे, जालक पढ़े थे, क्रिस्टलीय जालक और अक्रिस्टलीय जालक। उस समय अपन ने बताया था कि क्रिस्टलीय जालक के अंदर अवयवी कणों का जो पैटर्न है वो दीर्घपरासी मतलब बहुत दूरी तक सेम प्रोसेस में चलता है, और अक्रिस्टलीय के अंदर ये पैटर्न जो है वो अधिक दूरी तक नहीं चलता है। ये पैटर्न का झंझट क्या है, तो उसको आप देखिए। अगर मान लेते हैं कि अपने पास कोई घनीय स्ट्रक्चर का जालक है या त्रिकोणीय स्ट्रक्चर का कोई जालक है, समतल त्रिकोणीय या चतुष्फलकीय भी मान सकते हो, तो त्रिकोणीय स्ट्रक्चर के जालक में क्या होना है, इस प्रकार से त्रिकोणीय संरचना बनेगी अपने पास। ये त्रिकोणीय
संरचना का पैटर्न अगर पूरे जालक में एक जैसा चले, कहीं कोई चेंज या परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे, तो बेटा उस जालक को अपन आदर्श जालक कहते हैं। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी जो है, ऐसी संभावना जो है, वो केवल परम शून्य ताप पर होती है। यानी परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों का पैटर्न जो है वो पूर्णतया एक जैसा पॉसिबल है। लेकिन अगर अपन किसी भी क्रिस्टल को परम शून्य ताप से ऊपर लेके जाते हैं, किसी अन्य ताप पर अगर लेके जाते हैं, तो उसके अंदर अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी बहुत या कुछ मात्रा में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, और उसी अनियमितता को अपन क्या कहते हैं, या ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ठोसों में दोष क्या है, कि उसका जो पैटर्न है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई अनियमितता आ जाती है, तो उसको अपन ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। ठोसों के ये दोष के जो प्रकार हैं, ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये सब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो, थैंक्स बच्चों।